हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी की। इसमें बीएड सेमेस्टर 4 की ये पहली क्लास होगी 2026 में। ठीक है, आज से आपकी बीएड 4th सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं 2025 में, उनको डिस्कस करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में बाकी ऑप्शंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ऑप्शन क्यों गलत है और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। विधिवत तरीके से हम लोग समझने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि बीएड 4th सेमेस्टर की क्लासेज शुरू हो चुकी है। जैसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था? मैकाले को, एडम्स को, वुड्स को या फिर मार्शल को? अच्छा, ये जो जन शिक्षा समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया ये तो अभी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन ये जन शिक्षा समिति जो है ये कब बनाई गई थी? इसको जन शिक्षा समिति भी कहते हैं, इसको लोक शिक्षा समिति भी कहा जाता है, इसको लोक शिक्षा समिति भी कहा जाता है, जन शिक्षा समिति भी इसको कहते हैं। ये बनाई कब गई थी ये तो हमसे पूछ नहीं रहा, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। तो ये जन शिक्षा समिति जो है ये बनाई गई थी 1834 में। इसको लिख लीजिए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए। तो मैं बता दूं आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जन शिक्षा समिति या लोक शिक्षा समिति 1834 में बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो मैकाले थे। यानी कि ऑप्शन यहां पे आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 में मैकाले को बंगाल लोक शिक्षा समिति, जिसको जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। और ये जो समिति है ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए बनी थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले, इसका उद्देश्य पूछ ले क्या है भाई, ठीक है, ये जो जन शिक्षा समिति बनाई गई इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, समिति जो है इसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या कि 1835 में मैकाले मिनट आया। बेंटिक का प्रस्ताव 7 मार्च 1835 को आया। तो ये भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाला कदम था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वेरी गुड, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कहता है, किसने कहा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर साल ही रिपीट होता है, किसी साल रह गया तो रह गया, नहीं तो हर साल रिपीट होता ही है। तो किसने कहा? बेंटिक ने, मैकाले ने, वुडवर्थ ने या विलियम्स ने? प्यारे दोस्तों, ये कहा था मैकाले ने। किसने? मैकाले ने। इसने हमारे भारत का जो साहित्य है उसका उपहास मजाक बनाते हुए इसने कहा था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। इसने हमारे भारत के साहित्य का मजाक उड़ाते हुए इसने कहा था, वो कहा था मैकाले ने। किसका स्टेटमेंट है ये? मैकाले का स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन कहता है, मैकाले मिनट सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर आधारित था। वुड का घोषणा पत्र कुछ लोगों के लिए शिक्षा का पक्षधर था। दोनों ही ऑप्शंस गलत है प्यारे दोस्तों। कैसे, आइए समझते हैं। जो मैकाले मिनट है ये सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर आधारित नहीं था। ये उच्च वर्ग के लोगों की शिक्षा की बात करता था। आए बस समझ में। मैकाले मिनट जो है ये, देखिए, मैकाले मिनट सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर आधारित था, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक इन्होंने सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल भारत के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं को शिक्षित करो। मैकाले कहता था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित कर दो, उनके छत्र छाया में रह करके निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित होकर के चले जाएंगे या शिक्षित हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने
अधोगामी निषेधन सिद्धांत दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षा छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग के लोग उनके जो है कि नीचे रह करके उनके साथ रह करके अपने आप शिक्षित होते चले जाएंगे, ये उनका कहना था। यानी कि मैकाले का मानना था कि शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये सबके लिए शिक्षा की बात नहीं करता, सिर्फ उच्च वर्ग की बात करता था, इसलिए ये पॉइंट हमारा कट जाएगा। वुड का घोषणा पत्र कुछ लोगों के लिए शिक्षा का पक्षधर नहीं था, ये तो सबके शिक्षा की बात करता था। आपको बता दूं, वुड का घोषणा पत्र 1854, ठीक है, ये जो वुड्स डिस्पैच था, इसने मैकाले का जो निषेधन सिद्धांत था उसको अस्वीकार कर दिया था। और आपको बता दूं, ये जो वुड का घोषणा पत्र है, इससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जनसाधारण की शिक्षा पर बल दिया, आम जनता की शिक्षा पर बल दिया था, और इसने प्राथमिक स्तर पर जो स्थानीय भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए और हर जिले में सरकारी स्कूल खोलने की सिफारिश की थी, ताकि शिक्षा आम लोगों तक पहुंच सके। ऐसा नहीं कि वुड के घोषणा पत्र ने कुछ लोगों की शिक्षा का पक्षधर था, नहीं, कुछ लोगों की शिक्षा का पक्षधर नहीं था। ये वुड का घोषणा पत्र जो है, ये आम लोगों तक शिक्षा पहुंच सके इसका पक्षधर था, इसकी बात करता था। ठीक है, तो दोनों गलत है। अगर ये इसके साथ आ जाता तो कुछ हद तक सही हो सकता था, अगर ये इसके साथ आ जाता तो कुछ हद तक सही हो सकता था, लेकिन दोनों ऑप्शन हमारे गलत है, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि वुड के घोषणा पत्र के प्रतिफल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई चलिए, कहता है वुड के घोषणा पत्र की बात हो रही है, इसने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ये पॉइंट मैंने अभी पीछे बोला था, ये बात बिल्कुल सही है। जो वुड्स डिस्पैच है, इसने लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो प्रतिपादित की गई थी थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, उसको स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था माय डियर फ्रेंड। क्योंकि मैकाले का मानना था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, जबकि वुड का घोषणा पत्र, इसने सरकार को जनसाधारण की शिक्षा, मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा कि भैया आम जनता तक भी शिक्षा पहुंचाओ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसने मैकाले के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। इसने मातृभाषा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, किसने? वुड्स डिस्पैच ने, बिल्कुल ठीक बात। इसने इस घोषणा पत्र ने शिक्षा के माध्यम के रूप में, यानी कि मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों के इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट किया। इसने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया ताकि शिक्षा आम जनता तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त इसने व्यावसायिक शिक्षा, जो वोकेशनल एजुकेशन थी, और उसको भी बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाता है हमारा। और इससे मद्रास, कलकत्ता, बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना संभव हुई, बिल्कुल ठीक बात। 1857 में मद्रास, कलकत्ता, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तीनों पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं, तो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? बताइए भाई, 1834 में, 1835 में, 37 में या फिर 39 में? कब ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी? इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1839 में घोषित की थी। कब घोषित की थी? 1839 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विलियम, अच्छा लास्ट में, जब अभी आपको पता है कि मई फर्स्ट वीक में एग्जाम होना है, बिल्कुल कतई 110% क्लियर है। ओके, मई फर्स्ट वीक में अभी से आपको डेट दे दी गई है। इसके बावजूद भी अगर 75 में 75 ना ला पाओ तो बेकार है। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू करो। विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? 1834 में, 35 में, 36 में या फिर 37 में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च सर, कब? 7 मार्च 1835 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। 1835 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये नीति मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पर मिनट, जो उसका मैकालेस मिनट था, उस पर आधारित थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। 1835 यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किस आज्ञा पत्र से है भाई? बताइए किस आज्ञा पत्र से है? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो संबंध है वह चार्टर एक्ट 1813 के आज्ञा पत्र से है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, जन नारायण घोषाल कौन माने जाते हैं? तो राजा राममोहन राय, इनको भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और आपको बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कि क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो भी राजा राममोहन रॉय ने ही की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1828 में। ठीक है, दो क्वेश्चन क्लियर हुए। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन रॉय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को हुई थी। 3 क्वेश्चन क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक चीज और समझ लीजिए, नीचे ज्योतिबा फुले दिए गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, किसकी बात पूछ ले? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगर कहां की थी ये भी पूछ ले तो ध्यान रखना, पुणे महाराष्ट्र में की थी। पुणे महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बाकी चीजें भी हमने क्लियर कर ली और आगे बढ़ जाते हैं। कहता है चार्टर एक्ट 1813 के पश्चात भारत में देशी पाठशालाओं के पतन के क्या कारण है? जो देशी पाठशालाएं थी वो क्यों उनका पतन होता चला गया? शासकीय सहायता का अभाव हो गया। देखिए, थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना ध्यान आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और मिशनरी स्कूलों पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, जो पारंपरिक या जो देशी पाठशालाएं थी उनको मिलने वाली सरकारी सहायता और जो संरक्षण था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो अपना ध्यान था वो किधर केंद्रित कर दिया, किधर कंसंट्रेट हो गए? जो अंग्रेजी स्कूल थे उनकी तरफ जो है वो उसका ध्यान चला गया। ठीक है, मिशनरी स्कूलों पर उसका ध्यान चला गया। ठीक है, इसलिए जब शासकीय सहायता का अभाव हो गया तो ये अपने आप इनका पतन होता चला गया, आर्थिक रूप से ये कमजोर हो गई। इतनी बात क्लियर है। संकुचित पाठ्यक्रम हो गया भैया। देशी पाठशालाओं का जो पाठ्यक्रम था वो लिमिटेड था सर, जिसमें पारंपरिक विषय जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गए, व्याकरण हो गई, यहीं तक लिमिटेड था ये। इसमें आधुनिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं थी। तो इसका पाठ्यक्रम भी बहुत लिमिटेड था, क्योंकि समय बदल रहा था और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण लोग आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे, जिससे हुआ ये कि इन पाठशालाओं की प्रासंगिकता ही कम हो गई प्यारे दोस्तों। इसलिए क्या हुआ, ये पाठशालाएं इनका पतन होता चला गया। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, जाति भेदभाव, तो कई ऐसी देशी और पारंपरिक पाठशालाएं थी, ये विशिष्ट जातियों या समुदायों तक ही सीमित थी, कुछ विशेष जातियां या समुदायों तक ही लिमिटेड थी। शिक्षा का ये स्वरूप समावेशी नहीं था, ये सबको इंक्लूड करने की बात नहीं करता था। ठीक है, जिसके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग इनसे कट गया, अलग हो गया, किनारे हो गया। और इसके अपोजिट मिशनरी और सरकारी स्कूलों ने सैद्धांतिक रूप से सबके लिए दरवाजा खोल दिया, आओ सबका स्वागत है। और इसने सिर्फ कुछ वर्गों को ही इसमें शामिल किया। इससे हुआ कि देशी पाठशालाओं की छात्र संख्या भी घटने लगी थी। तो कुल मिलाकर के ये थे रीजंस कि जो देशी पाठशालाओं का पतन हुआ। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाएगा।
मोस्टली इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो 6% मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना था, एक्यूरेट नहीं है, 5 से 7% था इसका प्रतिशत। कितना था, 5 से 7% था। अब इसमें कुछ जगह 6 भी माना गया है, कुछ जगह 7 भी माना गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जब पिछले साल पूछा गया उसके बाद जब आंसर की आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर 7 माना था। ठीक है, तो हम लोग भी इसको 7 ही मानेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था, लगभग 7%। अच्छा, लगभग इसीलिए लगा हुआ है कि एक्यूरेट नहीं था। अच्छे अगर कहीं पे आप कहते कि नहीं सर 6 ही है, तो 6 कैसे है, क्योंकि वो भी तो लगभग में ही है, एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे, 7%। ओके, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत लगभग 7% था। आगे बढ़ जाइए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एडम्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एडम्स से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो एडम्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एडम्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लॉर्ड ऑकलैंड के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, विलियम बेंटिक के समय, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में एडम्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किसके, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। एडम्स रिपोर्ट को अगर हम थोड़ा डीप में पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखिए, यह है एडम्स रिपोर्ट के बारे में। चलिए, विलियम एडम जो है वो एक समर्पित तथा उत्साही मिशनरी था। वह भारत में ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विलियम एडम था वह भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो विलियम एडम भारत में ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आया था। किसके उद्देश्य से, ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के उद्देश्य से। इस बात को ध्यान रखिएगा। किंतु भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर के वह भारतीय शिक्षा का महान समर्थक और प्रेमी बन गया। यहाँ की संस्कृति को देख करके, ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर के वो भारतीय शिक्षा का ही समर्थक बन गया, उसे यहाँ से प्रेम हो गया। सन 1818 में वह भारत में सीरमपुर आया था। श्रीरामपुर भी इसको कहते हैं, श्रीरामपुर भी कहते हैं, सीरमपुर भी कहते हैं। कहाँ आया था, 1818 में वह भारत में सीरमपुर आया। उसने बंगला व संस्कृत का अध्ययन किया। कलकत्ता में वह राजा राममोहन राय से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह अद्वैतवादी बन गया और तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों का घोर विरोधी भी हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ लेता है, कलकत्ता में वह किससे प्रभावित हुआ था, किससे अधिक प्रभावित हुआ, तो वो राजा राममोहन राय थे। ठीक है, विलियम एडम को 1835 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शिक्षा व्यवस्था सर्वेक्षण के लिए विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया। रट्टा मार लो इस लाइन को। किसके, देखिए फिर से पढ़िए, विलियम एडम को कब, 1835 में। किसके द्वारा, भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके द्वारा क्या किया गया, शिक्षा व्यवस्था सर्वेक्षण के लिए विशेष कमिश्नर नियुक्त किया। किसने, विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक, किसको किया था, विलियम एडम को किया था। कब, 1835 में। ओके, एडम भारत में लगभग 27 वर्ष रहा, 1818 से लेकर के लगभग 1845 तक। लगभग में ही एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा इसका। 1818 से 1845 तक लगभग 27 वर्षों तक भारत में रहा। वह पत्रकारिता और शैक्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से भारत की सेवा करना चाहता था, अतः उसने अपने सुधारवादी कार्यक्रम जारी रखे। उसने 1835 से 1838 तक बंगाल की शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन किया, यानी कि शिक्षा की क्या परिस्थितियां हैं, कैसे एजुकेशन चल रहा है ना। और फिर उसने अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। मैं आपको बता दूं कि वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को बंगाल और बिहार तथा उससे संबंधित जो भी क्षेत्र थे उनमें जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसका सर्वेक्षण करने के लिए विशेष कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इस काम के लिए बेंटिक ने एडम को 1000 रुपया महीना देने की बात कही थी। ध्यान रखिएगा, कितने रुपए, 1000 हर महीने मिलेंगे तुमको। जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका तुम सर्वेक्षण करो। वायसराय द्वारा दिए गए इस भत्ते से उत्साहित होकर के जो
भत्ता दिया गया था वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा एडम को। इससे एडम उत्साहित होकर के 1835 में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में चल रही शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण उसने शुरू कर दिया। उसने लगातार 3 वर्षों तक समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर नजर रखी। जो भी शैक्षिक गतिविधियां चल रही थी, कैसे शिक्षा चल रही है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या सिलेबस है, कैसे टीचर पढ़ा रहा है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस हर तरीके की जो भी गतिविधि थी उस पर उसने नजर रखी। और समस्त जांच के आधार पर 3 वर्षों में उसने 3 प्रतिवेदन, 3 रिपोर्ट तैयार की। प्रतिवेदन 1835, रिपोर्ट 1836 और रिपोर्ट 1838। ये रिपोर्ट एडम ने लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष उपयुक्त 3 प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत की। जैसा कि हम सभी क्वेश्चन पूछ रहा था, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका आंसर यही है। किसके समक्ष प्रस्तुत की थी, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो है उसने प्रस्तुत की थी। जो पहली रिपोर्ट थी, ये देखिए, प्रथम प्रतिवेदन, फर्स्ट रिपोर्ट 1835। एडम ने सबसे पहले जुलाई 1835 को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? जुलाई 1835 को पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए। और जो दूसरी रिपोर्ट थी, दूसरी रिपोर्ट उसने दिसंबर 1836 को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जो ये दूसरी रिपोर्ट थी, इसमें उसने जिला राजशाही के थाना नत्तूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए थे। यानी कि जिला राजशाही जो था उसमें और जो थाना नत्तूर था वहां पे शिक्षा से संबंधित क्या आंकड़े हैं उसकी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी दिसंबर 1836 में। तीसरी रिपोर्ट एडम ने फरवरी 1838 को अपनी तीसरी और लास्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में उसने मुर्शिदाबाद, वर्धमान, तिरुहित, वीरभूमि, दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था, उसी की रिपोर्ट थी ये। तो ये हमने एडम के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ लिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन फिर हमारा एडम्स से ही रिलेटेड पूछा गया है। कहता है कि एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना के विषय में क्या सत्य है? निस्यंदन के सिद्धांत का विरोध करना, कृषि शिक्षा पर ध्यान देना, अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। यहाँ पे बात तो ठीक है, सारे ऑप्शंस राइट है, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि विलियम एडम ने 1835 से 1838 के बीच बंगाल और बिहार की जो भी शिक्षा व्यवस्था थी उस पर उसने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, उसमें इसने क्या किया? निस्यंदन के शिक्षा का विरोध करना। देखिए, एडम ने लॉर्ड मैकाले का जो सिद्धांत था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसका विरोध किया। और उनका मानना था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक लिमिटेड न रह करके सीधे जनसाधारण, आम जनता तक भी पहुंचनी चाहिए। कृषि शिक्षा पर ध्यान देने की बात हुई। उसने सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, किसानी और जो भी वहां की स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनसे जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये किसान और ग्रामीण के लिए उपयोगी हो सके, किसानों के लिए और गांव में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सके। अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। एडम ने टीचर्स की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनके ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो टीचर्स मौजूद हैं उनको ही पहले वेल ट्रेंड करो। इससे क्या हो, जब टीचर वेल ट्रेंड हो जाएगा तो शिक्षा का लेवल अपने आप उठ जाएगा। तो ऑप्शन सी भी सही है। इस तरीके से सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, किस गवर्नर जनरल ने प्राच्य शिक्षा हेतु 31,000 रुपए प्रति वर्ष की धनराशि स्वीकृत की थी? किसने एक्सेप्ट किया था? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड क्लाइव ने, ऑकलैंड ने, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड ने एक्सेप्ट किया था। ऑकलैंड ने घोषणा की कि यदि प्राच्यवादी अपने संस्थानों को चलाना चाहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उसके तहत उन्होंने प्राच्य शिक्षा, जो ओरिएंटल एजुकेशन है, उसके प्रोत्साहन के लिए 31,000 रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त धनराशि उसने एक्सेप्ट की थी। ठीक है, और उसका फिर परिणाम ये हुआ कि इस डिसीजन से प्राच्यवादी संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए, और लंबे समय से चला आ रहा जो शिक्षा से संबंधित विवाद था वो काफी हद तक शांत भी हो गया था। कुल मिलाकर के ऑप्शन सी यहां पे हमारा ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, निम्न में से कौन सा निस्यंदन सिद्धांत का परिणाम नहीं है? बताइए। अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर,
सामाजिक समरसता में वृद्धि, अंग्रेज समर्थक वर्ग का निर्माण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समरसता में वृद्धि। ये निस्सिंदन सिद्धांत का परिणाम नहीं है, सामाजिक समरसता में वृद्धि इसका परिणाम नहीं है। बाकी अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा का प्रसार, देखिएगा ये जो हमारी फिल्ट्रेशन थ्योरी थी जो मैकाले द्वारा दी गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? केवल उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो और जनसाधारण तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा का प्रसार, इस सिद्धांत ने उच्च वर्ग के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था, जो कि इसका एक प्रमुख परिणाम निकल करके सामने आया था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर। अंग्रेजी शिक्षित जो भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान था, उनको प्रशासन चलाने के लिए सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी थी। अंग्रेजी समर्थक वर्ग का निर्माण हुआ। मैकाले का यहाँ पे उद्देश्य जो है एकदम स्पष्ट था, ठीक है। एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग से भी भारतीय हो, और कहते उसको कहा गया कि ब्लड से भी वो भारतीय हो, ठीक है, रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, अपने विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। समझे पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि मैकाले का स्पष्ट उद्देश्य, मैकाले चाहता था कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जिसका रक्त और रंग भारतीय हो, लेकिन उसकी पसंद, उसके विचार, उसकी नैतिकता, उसकी बुद्धि वो सब अंग्रेजी हो। यह वर्ग ब्रिटिश शासन को मजबूत आधार बना था, ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक है, निस्सिंदन सिद्धांत का सारा परिणाम हो गया। सामाजिक समरसता में वृद्धि नहीं हो पाई, ये गलत परिणाम है। ये सिद्धांत सामाजिक समरसता बढ़ाने की बजाय समाज में विभाजन का कारण बना था। सर क्या बना? समाज में विभाजन का कारण बना। शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक लिमिटेड रह गई, जिससे शिक्षित उच्च वर्ग और अशिक्षित जनसाधारण के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई, एक गहरी खाई पैदा हो गई, एक बड़ी दीवार बन गई, और इस सिद्धांत का परिणाम बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को सदस्य के तौर पर विधिक सलाहकार, शिक्षा सलाहकार या वित्तीय सलाहकार किस पद पर भेजा गया था? इनको विधिक सलाहकार के पद पर भेजा गया था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले जो है उन्हें गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम विधि सदस्य यानी फर्स्ट लॉ मेंबर, या जिसको विधिक सलाहकार कहते हैं, इस रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड आपके कंप्लीट नोट्स, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार अपने नोट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए हमारे नोट्स कैसे रहते हैं। जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें हम क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, पहले मैं वो बता दूं आपको। हम उसमें आपको सब्जेक्टिव कंटेंट दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमने सब्जेक्टिव को बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। हम आपको सब्जेक्टिव के बाद में शॉर्ट नोट्स देते हैं, यानी कि वन लाइनर, एक एक लाइन में पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज निकाल के देते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन देते हैं, ठीक है। और पांचवी बात, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन देते हैं। छठी बात, हम आपको जो मार्केट में इजी नोट्स आता है क्वेश्चन बैंक, वो भी प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, सर का ही कंटेंट पढ़ा है। तो वो भी हम साथ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आप उसको भी पढ़ सकें। अब ये पीडीएफ जो है हमारे सामने, ये सब्जेक्टिव कंटेंट है हमारा, और सब्जेक्टिव कंटेंट को भी आप देख पाएंगे किस तरीके से, कितने प्यार से, कितने बढ़िया तरीके से लिखा गया है। आपको पढ़ते भी मजा आएगा और चीज़ों को समझते मजा आएगा। दर्शते इति दर्शनम, अर्थात ये वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देखा जाता है, अर्थात विश्लेषण, चिंतन या मनन किया जाता है। चिंतन को मीमांसा की संज्ञा भी दी जाती है। फिर मीमांसा का अर्थ क्या होता है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तत्व मीमांसा क्या होती है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, मूल्य मीमांसा क्या होती है, बहुत डीप में चीजों को बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव कंटेंट है।
फिर इसके बाद आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स यानी कि वन लाइनर, एक एक लाइन में पॉइंट्स क्लियर। ये देखिए एक एक लाइन में चिंतन को मीमांसा की संज्ञा दी जाती है, मीमांसा का अर्थ ये होता है, सा विद्या या विमुक्तये अर्थात जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे वही विद्या है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, एक एक लाइन में चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया है। इससे बेहतर, इससे बेस्ट कंटेंट मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में, जैसे यहाँ पे देखिए 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को स्नातक कहते हैं, 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को बसु कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को लिखा गया है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़े ही आसानी से आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। चलिए, क्योंकि एक एक लाइन में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, 1791 में जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए की गई। अब इसके बाद आता है आपका MCQs PYQs। हम आपको यहाँ पे देखिएगा 2021 से 2025 तक के, देखिए क्या क्या दिया है। चैप्टर वाइज MCQs दिए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs पेज 51 to 78, PYQ 2021, 22, 23, 24 और 2025 का PYQ। देखिए मैंने कहा ना पहले चैप्टर वाइज है, पहले चैप्टर वाइज चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हो गए और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए। और इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को हमने इसमें लिखा है और आप नीचे देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब 2024 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है और इनका जो राइट आंसर है वो नीचे हाईलाइट किया गया है कि ये इसका राइट आंसर है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये यहाँ से हमारा 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। ऐसे आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो अभी मटेरियल ले सकते हैं। ये देख रहे हो इजी नोट्स की PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें आप देखिए जो आंसर इनका राइट है वो राइट आंसर टिक करके आपको ये इजी नोट्स की PDF भी फॉरवर्ड कर दी जाती है, ताकि आप इसको भी आसानी से पढ़ पाएँ। तो अब आपने खुद ही समझ लिया होगा कि किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है हमारा, यहाँ पे व्हाट्सएप करिए फटाफट 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप लिखेंगे कि सर हमको BEd 4th सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए, तो आपको प्रोसेस भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर आप चाहे तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, 9628182649 यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने और कहता है क्वेश्चन कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा, यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। यह कथन किस नीति पत्र का है? वुड्स घोषणा पत्र का है, एडम्स रिपोर्ट का है, हंटर कमीशन का है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है? तो ये जो कथन है हमारा वो वुड्स डिस्पैच से लिया गया है, यानी कि वुड्स का जो घोषणा पत्र है वहाँ का स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है वुड्स घोषणा पत्र 1854 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? बताइए। कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया गया, या फिर जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई, या फिर यहाँ पे सारे ही सही हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वुड के घोषणा पत्र 1854 के संबंध में सारे ही पॉइंट सही हैं, क्योंकि कंपनी शासित जो क्षेत्र थे जहाँ पे कंपनी का शासन था वहाँ पे शिक्षा का उत्तरदायित्व तो कंपनी को दे दिया गया कि भाई यहाँ पे आपका शासन है, आप यहाँ के जो है आप चला रहे हो, तो इसका उत्तरदायित्व तो आप पर है। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और सहायता अनुदान प्रणाली की भी शुरुआत की गई। सारे पॉइंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैंने पीछे भी आपको बताया था कि वुड्स डिस्पैच को, वुड का जो घोषणा पत्र था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम लेंगे। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले जन शिक्षा विभागों की स्थापना कंपनी मुख्यालयों पर, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर, कंपनी शासित जिलों में या पूरे देश में की गई थी? तो आपको मैं बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई थी।
उस समय भारत के जो भी बड़े राज्य थे, जिन्हें प्रांत या प्रोविंसेस कहा जाता था, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा शासन हुआ करता था। उन राज्यों की राजधानियों या जो उनके मुख्य केंद्र थे, मुख्यालयों पर शिक्षा विभाग खोले गए थे। तो कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला फिर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? किसके समय हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय या फिर लॉर्ड मिंटो के समय? मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लॉर्ड रिपन के समय हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। जो हमारा हंटर कमीशन है, इसकी नियुक्ति हुई कब थी? 1882 में हुई थी सर। कब हुई थी? 1882 में। उसमें भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड रिपन थे, इन्हीं के द्वारा की गई थी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके हंटर कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए। लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी सन 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया, तो पता है आप आंसर क्या लगा दोगे? आप लगा दोगे विलियम हंटर। लेकिन नहीं, इसका गठन किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष थे विलियम हंटर। अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। इसीलिए इसको हंटर आयोग भी कहा जाता है। इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए, लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी सन 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। रिपन ने अपनी परिषद के एक सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसमें कितने सदस्य थे सर? इसमें 20 सदस्य थे। उसमें से भारतीय कितने थे? 7 सदस्य भारतीय थे मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन खूब पूछता है, भारतीय शिक्षा आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? 7 सदस्य भारतीय थे, ठीक है। इस आयोग को हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 जनवरी 1882 में इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष इसके विलियम हंटर थे, गठन किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सन 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र था उसकी समीक्षा करना और उसके क्रियान्वयन और परिणामों का अध्ययन करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, यहां पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। लास्ट में आप जरूर बताएंगे क्लास कैसी रही। 21 नंबर क्वेश्चन, हंटर कमीशन 1882 का क्या कार्य क्षेत्र था? भाई बताओ क्या कार्य क्षेत्र था? वुड्स घोषणा पत्र की समीक्षा करना। हाँ, ये तो बात सही है भाई। जो हंटर कमीशन था हमारा, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसके सिद्धांतों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो उसके सिद्धांत है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनको व्यवहार में लाया गया, क्या उन पर काम किया गया, इसी की तो समीक्षा करना था, ठीक है। आयोग को ये पता लगाना था कि पिछले 25 से 28 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस हुई है और वुड्स डिस्पैच की सिफारिशें कहां तक लागू हो पाई है, ये इसका उद्देश्य था। इसका कार्यक्षेत्र मिशनरी स्कूलों की भूमिका की समीक्षा करना था। ये भी पॉइंट ठीक है। आयोग के कार्यक्षेत्र में जो मिशनरी संस्थाएं थी, मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों का लेवल और उनका काम कैसा है, उनका मूल्यांकन करना भी इसमें इंक्लूड था। और आपको बता दूं, ईसाई मिशनरियों ने शिकायत की थी कि भारत में शिक्षा प्रशासन वुड्स डिस्पैच के सिद्धांतों के अनुरूप अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जिसके बाद इस आयोग को उनकी भूमिका और प्रभाव की जांच करने का निर्देश भी दिया गया था। शिक्षा में राजकीय विद्यालयों की भूमिका का पता लगाना, ये भी बात ठीक है। आयोग को ये भी निर्धारित करना था कि क्या सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको पहले की तरह ही काम जारी रखना चाहिए या सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व तो धीरे धीरे जो प्राइवेट लोग हैं उनको दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये भी उसका काम था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि हंटर कमीशन द्वारा किस वर्ग की शिक्षा हेतु सुझाव दिए गए थे? स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, पिछड़ी और निम्न जाति के बच्चों की शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। में आपको बता दूं, हंटर कमीशन स्त्री शिक्षा की भी बात करता है, मुस्लिम शिक्षा की भी बात करता है, पिछड़ी और निम्न जाति के बच्चों की भी बात करता है।
कुल मिलाकर के ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो गया। आगे बढ़ जाइए, चलिए और देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपी टेट की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं और वो हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर, लर्न विद एसपी सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, उसको अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, वहाँ पे हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? बताओ भाई किसने दिया था? तो ये दिया था भारतीय शिक्षा आयोग। 1882 का जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसने दिया था, जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसने पहली बार प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा को जन साधारण तक पहुंचाना और सरकार के ऊपर से जो एक प्रशासनिक बोझ था उसको कम करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत गजब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? बताओ भैया, 5, 10, 19, 4। बताओ इसका राइट आंसर, बताओ क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1902 में जब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, उस समय भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से थे ये भी सुन लो। एक था हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। दूसरा था हमारा बम्बई विश्वविद्यालय। कौन था सर? बम्बई विश्वविद्यालय। तीसरा था मद्रास विश्वविद्यालय। क्या था? मद्रास विश्वविद्यालय। चौथा था पंजाब विश्वविद्यालय। और पांचवा कौन सा था? पांचवा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पांचवा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये 5 विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये 5 विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़िए भाई, बहुत बढ़िया। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिए थे? माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका माध्यम क्या होना चाहिए। उसका माध्यम इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया था। शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन के संबंध में आयोग ने कोई भी स्पष्ट सुझाव नहीं दिया था। ठीक है, देखिए हंटर कमीशन से कितने क्वेश्चंस बने हैं भाई। अगला प्रश्न लीजिए, चलिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था? कि जो माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है उसको 2 भागों में तोड़ दो, आ और बा। क्या मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था, एबट रिपोर्ट ने सुझाव दिया, वुड्स घोषणा पत्र, या फिर हंटर कमीशन ने? यहाँ पे आपको बता दूं, हंटर कमीशन ने सुझाव दिया था। इसको थोड़ा डीप में समझिए, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है इसको। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आयोग ने, किस आयोग ने? भारतीय शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से विचार किया। इन्होंने देखिए निम्नलिखित सुझाव दिए। एक तो इन्होंने बताया पाठ्यक्रम आ, दूसरा पाठ्यक्रम बा। ये देखिए पाठ्यक्रम को 2 भागों में तोड़ दिया, पाठ्यक्रम आ और पाठ्यक्रम बा। जो आ पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम के पहले भाग में अर्थात आ पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस भाग में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया, तो ध्यान रखिएगा पाठ्यक्रम का जो आ भाग था उसमें साहित्यिक विषयों को स्थान दिया गया और अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में इंक्लूड किया गया। ये पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए था जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा पाठ्यक्रम का आ भाग जो है वह किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित था, तो वह उच्च शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए था। फिर पाठ्यक्रम बा, यह पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम था। किस पाठ्यक्रम के किस भाग को जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम कहा गया है, तो मैं बता दूं पाठ्यक्रम बा को जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम कहा गया है। इसमें विज्ञान, कृषि इत्यादि व्यावसायिक और रोजगार परक विषयों को वरीयता प्रदान की गई। पाठ्यक्रम के किस भाग में विज्ञान, कृषि को महत्व दिया गया है, तो वो पाठ्यक्रम बा है। इसमें भी अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। इतनी बात क्लियर है? देखिए ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन ने ये पाठ्यक्रम के भाग बताए हैं। बहुत बढ़िया, आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, डाउट ना रहे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे? रेले, कर्जन, हंटर, सैयद हसन। बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
तो इसके अध्यक्ष कौन थे सर? इसके अध्यक्ष थे रैले। नाम का क्या है? सर थॉमस रैले। इनका नाम है सर थॉमस रैले। ठीक है, रैले ऐसे लिखेंगे, सर थॉमस रैले। ठीक है, अब आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति करने वाले हैं लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं इस तरीके के, क्योंकि यहाँ पे गठन किसी और ने किया है और अध्यक्ष उसके कोई और है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रैले। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रैले। नियुक्ति की किसने थी? लॉर्ड कर्जन ने। तो मतलब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष थे रैले और उसकी नियुक्ति की थी लॉर्ड कर्जन ने। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है रैले कमीशन के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? रैले कमीशन के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? नाम बताइए। डॉक्टर गुरुदास बनर्जी, सैयद हसन, गुरदीप रंधावा, अब्दुल अजीज, लोकमान्य तिलक, वजाहत अली, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं डॉक्टर गुरुदास बनर्जी, सैयद हसन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन नियुक्त किया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। एक थे हमारे डॉक्टर गुरुदास बनर्जी, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। ठीक है, सैयद हसन ये हैदराबाद राज्य के थे। कुल मिलाकर के 2 लोग थे, 2 भारतीय सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्या कहता है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के संदर्भ में क्या गलत है? आपको गलत बताना है। यहाँ पे देखिएगा, विश्वविद्यालय का अधिकारिता क्षेत्र निश्चित नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत लग रहा है। कॉलेजों की मान्यता के नियम सख्त होने चाहिए, ये तो ठीक है। कॉलेज के अध्यापकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय का दखल होना चाहिए, ये भी ठीक है। कुल मिलाकर के ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या जिसको हम रैले आयोग भी कहते हैं, इसने सिफारिश की थी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक निश्चित अधिकारिता क्षेत्र होना चाहिए, और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो गलत है। क्योंकि क्या कहा गया था? निश्चित अधिकारिता क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, कॉलेजों की मान्यता के नियम सख्त होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। आयोग ने सिफारिश की थी कि कॉलेजों की संबद्धता जो भी एफिलिएशन है या मान्यता के नियम बहुत सख्त होने चाहिए। उनका मानना था कि केवल उन्हीं कॉलेजेस को मान्यता दी जानी चाहिए जो शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने में सक्षम हो। ठीक है, कॉलेजों के अध्यापकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय का दखल होना चाहिए। ये आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय के कॉलेजों के जो भी शिक्षण कार्य चल रहा है, अध्यापकों की जो भी नियुक्ति है, उनकी जो भी शर्तें हैं, उन पर नजर बनी रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन हमारा इसमें गलत है। ठीक है, गलत है इसीलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाही विधान परिषद में किस भारतीय नेता ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पुरजोर विरोध किया था? भाई किसने विरोध किया था? राणा डे, गोखले, जगदीश बसु या कार्वे ने? मैं आपको बता दूं वो थे हमारे गोखले। ठीक है, शाही विधान परिषद जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का पुरजोर विरोध किया था। विरोध का कारण ये था, गोखले और जो अन्य जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका मानना था कि ये अधिनियम विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमी है, जो फ्रीडम है, स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उसको खत्म कर देंगे। उन पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। ठीक है, करने के लिए लाया गया है, ऐसी उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने विरोध किया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स के लिए फटाफट ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पे व्हाट्सअप करिए, नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लास कैसी रही कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। यूपी टेट की क्लासेस लेने के लिए हमारा जो चैनल है लर्न विद एसपी सर, इसको अभी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और ये नंबर है हमारा। बीएड के नोट्स लेने के लिए फटाफट हमें मैसेज करें। थैंक यू सो मच।